खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। लगातार 10वें दिन बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। 1 लीटर पेट्रोल पर 5.5 तो डीजल पर लगभग 6 रुपए का इजाफा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। मध्य प्रदेश में अब तक नहीं शुरू हो पाया मूंग की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया जल्द शुरू करने का आश्वासन। पहले 4 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होने का किया था ऐलान। मध्य प्रदेश के भोपाल में डटा है राजस्थान से आया टिड्डी दल। मंगलवार को शहर के कई हिस्सों में देखी गई टिड्डियां। सरकार ने जल्द ही टिड्डी नियंत्रण का दिलाया भरोसा। और हरियाणा की खट्टर सरकार पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का निशाना। कहा किसानों को अब तक नहीं हुआ 1700 करोड़ रुपए का भुगतान। धान की खेती पर रोक को बताया सरकार का तुगलकी फरमान। और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत भले ही गिर रही है, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। लगातार 10वें दिन की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल लगभग 5.5 रुपए जबकि डीजल लगभग 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी कच्चे तेल का दाम $40 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन भारत में जनता को जो दाम चुकाने पड़ रहे हैं वो लगभग $65 प्रति बैरल के दाम के बराबर है। इसका सीधा असर खेती किसानी और माल ढुलाई की लागत पर पड़ा है। इसे देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे समय में जब कोरोना संकट से करोड़ों लोगों को रोजगार गंवाना पड़ रहा है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। छोटे हों या बड़े कारोबार बंद हो रहे हों या फिर मंदे चल रहे हों, किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के इस फैसले का कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि मोदी सरकार जनता की जेब लूटने की बजाय आज कोरोना की इस महामारी और आर्थिक संकट में जनता की मदद करे। खरीफ का मौसम है, किसान अपनी फसल लगा रहा है, मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, छोटा छोटा उद्योग दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। 5 मार्च से अब 12 बार कीमतें बढ़ाकर 2,75,000 करोड़ रुपया जनता की जेब से लूटा जा रहा है। मोदी जी, श्रीमती सोनिया गांधी ने आह्वान किया है, देश की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए और बढ़ी हुई कीमतों से पेट्रोल और डीजल की मुनाफा कमाना बंद कीजिए और इन कीमतों को वापस कीजिए। मॉनसून आने के साथ साथ खरीफ की खेती ने भी रफ्तार पकड़ ली है। किसान खेती की बुआई जुताई में जुट गए हैं, खरीफ की खेती की कामों में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए किसान काफी परेशान हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता विकल्प आचार्य जी जुड़ गए हैं। विकल्प जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। किसानों के सर पर अभी खरीफ की बुआई है, तमाम खेती के काम है, सिंचाई, जुताई। ऐसे में अब डीजल के ये बढ़े दाम खेती किसानी पर किस तरह का असर डालेंगे? देखिए अनिका जी, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां और सारे के सारे साधन रुक गए थे, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $0 के पास चली गई। $0 जाने के बाद भी जहां बाकी देशों ने पेट्रोल और डीजल के रेट घटाए, वहां भारत सरकार ने रेट ना घटे। इसके लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी लगातार करती रही और रेट जो है वो पुराने रेट पर रहे, क्योंकि सरकार के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमें आफत में मौके की तलाश करना चाहिए, यानी कोरोना संकट में मौके की तलाश करना चाहिए। और वही काम भारत सरकार ने किया। जहां देश का किसान आफत में था इस कोरोना काल के कारण, वहां उन्होंने डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, और आज जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लॉकडाउन खुला विदेशों में, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय रेट जो है वो लगभग $40 के पास आ गए, जिसके कारण सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ना घटाते हुए उसी दर से जब डीजल की कीमतें बढ़ाई, तो लगभग 5 दिनों के अंदर 6 रुपए प्रति लीटर डीजल के भाव बढ़ गए। तो जिसके कारण जो सबसे ज्यादा भार आया वो किसान के ऊपर भार पड़ा डीजल के भाव बढ़ने का। कुछ आकलन है कि जैसे 1 एकड़ खेती में डीजल के इन बढ़े भाव से कुल खेती की लागत में अब कितना उछाल देख रहे हैं?
अगर धान की बात करें तो सरकार ने हाल ही में जो 53 रुपए की एमएसपी बढ़ाई, उससे ये जो बढ़ी हुई लागत है, चाहे आप लेबर की कॉस्ट ले लें, बढ़े हुए बीज का भाव ले लें, या फिर अब डीजल के बढ़े भाव जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे कुछ भरपाई हो पाएगी क्या? यदि आप प्रति एकड़ में डीजल की खपत की बात करें तो धान की फसल को छोड़ दें तो बाकी फसलों के ऊपर 1 एकड़ में लगभग 200 लीटर डीजल की खपत होती है। तो यदि डीजल के रेटों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो प्रति एकड़ किसान का लगभग 1200 रुपये प्रति एकड़ जो है वो अधिक खर्चा आएगा। इसी प्रकार आप धान की खेती की बात करें या धान की एमएसपी की बात करें, क्या वो बढ़ा हुआ एमएसपी इस बढ़े हुए दामों को कवर कर पाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लेबर थी, धान लगाने की लेबर, सबसे अधिक लेबर की जरूरत धान लगाने में पड़ती है, वो आज किसान को 3 गुना रेट में पड़ रही है, क्योंकि लोकल लेबर कम होने के कारण जो धान लगाई का रेट है वो 3 गुना कर दिया गया है। इसी प्रकार बीज महंगा पड़ रहा है, मशीनरी महंगी पड़ रही है। ऐसे समय में यदि डीजल का भाव इस प्रकार से बढ़ा, जो आंकड़ा मैंने आपको प्रति एकड़ का बताया, तो इस हिसाब से यदि जो किसान धान की खेती कर रहा है, और सरकार ने देखिए जो देश के अंदर 5% महंगाई की दर देश के अंदर सरकार मानती है, और उसने केवल 2.5% के हिसाब से धान का मूल्य बढ़ाया है, सिर्फ 50 रुपये प्रति क्विंटल का बढ़ाया है। और जबकि आपके जो डीजल के मूल्य में आप वृद्धि देख रहे हो वो लगभग 8% के लगभग है। देश की महंगाई की दर 5% है। तो जहां फसल का भाव सिर्फ आप 2.5% बढ़ा रहे हो और डीजल के भाव से उसका खर्चा, यदि आप बीज के भाव, डीजल के भाव और लेबर के भाव देखें तो किसान के ऊपर खपत जो है वो लगभग किसान की खपत 20% से 25% इस बार धान में ज्यादा होने जा रही है। तो ये 50 रुपए जो धान की कीमत में निका जी बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल किसान की बढ़ी हुई लागत का भरपाई नहीं कर पाए। पेट्रोल डीजल के भाव में तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक कमी आई है। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में कुछ 9% की कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। तो ऐसे में किसानों पर जिस तरह का असर आपने बताया, अब सरकार से किसानों की क्या मांग है और किस तरह के आप सुझाव सामने रखना चाहते हैं? सरकार देखिए, देश में बात करें तो ऊपर तो किसान का भगवान है और नीचे यदि सरकारें अच्छी हो तो सरकार के लिए भगवान का दूसरा रूप ये सरकारें होंगी। तो जब आप डीजल के भाव बढ़ा रहे हो, आप ये देख रहे हो किसान को लेबर की दिक्कत आ रही है, आप ये देख रहे हो किसान महंगे खाद बीज खरीद रहा है, आप ये देख रहे हो किसान ने कोरोना काल में औने पौने दामों में अपनी फसल बेची, और इस समय सबसे बड़ा कोरोना योद्धा जो इतनी बड़ी बीमारी के अंदर भी लगातार अपना काम मेहनत से करता रहा, भारत का पेट भरता रहा, और आप देश को आत्मनिर्भर की बनाने की बात करते हो, तो देश को आत्मनिर्भर या तो देश का किसान बना सकता है या देश का मजदूर बना सकता है। डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का भार किसान के ऊपर ना पड़े, इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि किसान का आज पूरे सरकार के पास आंकड़ा है, चाहे वो सम्मान निधि के जरिए है, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा के जरिए, आज सरकार के पास सारा डिजिटल आंकड़ा है कि किस राज्य में कितने किसान हैं, उनके पास कितनी भूमि है। तो सरकार को चाहिए कि प्रति एकड़ किसान को 200 लीटर डीजल जो है वो बिना एक्साइज ड्यूटी, बिना किसी टैक्सेस के किसान को उपलब्ध कराए, जिससे किसान को वो सस्ते रेटों पर उपलब्ध हो सके और उसकी खेती आसानी से हो सके। बाकी अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो कार हैं और चीजें हैं, उनके लिए आप इस ड्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जो इस संकट काल में सबसे ज्यादा जूझ रहा है, सबसे ज्यादा परेशान है, उस किसान के लिए सरकार कम से कम अगर थोड़ा सा भी सहयोग करना चाहती है तो वो इतना सरकार सहयोग कर सकती है कि सरकार जो है हमें डीजल विदाउट एक्साइज ड्यूटी के, विदाउट स्टेट ड्यूटी के, बिना किसी कर के किसान को सब्सिडी के ऊपर दे, जिससे किसान की लागत भी कम आएगी और वो अपनी फसल भी अच्छी तरह से पका पाएगा। इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि कोरोना काल में जिस दर से आपने एमएसपी बढ़ाई है, वो किसानों के जो बढ़े हुए खर्चे हैं उसके दर से आप उसे दोबारा संशोधित कीजिए और बढ़े हुए खर्चों के हिसाब से किसान को एमएसपी दें, या स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को आप फसलों की एमएसपी देने का काम करें। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार टिड्डी नियंत्रण के दावे कर रही है, लेकिन ये टिड्डी दल बीते 3 दिनों से राजधानी में भोपाल में मंडरा रहे हैं। मंगलवार को टिड्डी दल विधानसभा वल्लभ भवन होते हुए पूरे शहर में दिखाई दिए। इस पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने।
विधानसभा बल्लभ भवन से होते हुए अब ये पूरे शहर में मंडरा रहा है टिड्डी दल। और नगर निगम की गाड़ियां कुछ जरूर पीछे दौड़ रही हैं इनके, लेकिन जो है इन पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। और यहाँ देखा जा सकता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ टिड्डियाँ यहाँ आसमान पर मंडरा रही हैं और पूरे शहर में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हम यहाँ कुछ चश्मदीदों से बात कर सकते हैं। ये टिड्डियाँ कब से दिख रही हैं? ये कल से दिख रही हैं। फिर क्या क्या नुकसान कर रही हैं? नुकसान तो अभी तो पता नहीं चला अभी तक। कहाँ क्या स्थितियाँ बन रही हैं? जी मैं ये मंडी द्वीप से चला आ रहा हूँ और पूरे हाईवे पे पूरी यही है ये। अच्छा जी। कैसा नुकसान हो रहा है? जी ये फूल वगैरह है उनको चूस रहा, जो भी है मतलब लोगों को, राहगीरों को परेशानी हो रही है? हाँ, ये आंखों में लग रही है, चश्मा अपन नहीं पहने तो फिर आंखों में लग रही है। और इसके बाद अपन ये बच्चे ये बोलते हैं ना किसान लोग, ये लोग भी परेशान हो रहे हैं, इनकी भी खेती खराब हो रही है। रुकना पड़ा। अभी कोई खेती है, फसलों है? हाँ, लगभग कुछ फसलें खराब हो रही है इन्हीं से। कहाँ है अभी है फसलें? क्या ऐसा कुछ फसल वाले परेशान हो रहे हैं, कुछ मार के भगा रहे हैं, कोई मतलब बम चला रही है वो रस्सी बम वगैरह, और कोई वो टन टना रहे हैं, घंटी टाइप की बजा रहे हैं ऐसे करके ताकि वो भागे हों। ये जो है टिड्डी दल के जो नुकसान लोगों को हो रहे हैं यहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ बाग बगीचों में जहाँ फसलें नहीं है तो बाग बगीचों में घुस गई है टिड्डी दल, पूरा इकट्ठा हो गया है और वहाँ नुकसान कर रहा है। तो कहीं जहाँ भी खेतों में अगर उन्हें कुछ मिल रहा है तो खेतों में भी वो नुकसान कर रहे हैं और किसान उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पटाखे चला रहे हैं और अपने अपने तरीके अपना रहे हैं भगाने के। लेकिन सरकार जिस तरह से दावे कर रही थी मध्य प्रदेश में, वो दावे निश्चित तौर से ज़मीनी तौर पर खोखले साबित हुए हैं और टिड्डियों का दल आसमान से लेकर जमीन तक लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में खरीद केंद्रों पर बारिश के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगकर खराब होने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद के लिए अब तक किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हो पाया है। इससे किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। आगे अगले साल हर फसल किसान को डबल और ट्रिपल रेट मिलेगा। घाटे का सौदा नहीं रहेगी खेती, अब खेती लाभ का धंधा रहेगी और किसान भी व्यापारी, व्यवसायी और निर्यातक बनेगा। हम किसान को बिचौलिए खत्म कर रहे हैं, सीधे निर्यातकों से जोड़ रहे हैं। तो अगले साल मान सकते हैं कि हजारों मीट्रिक टन गेहूं गीला नहीं होगा, किसान का पूरा एक एक दाना सुरक्षित बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और आने वाला समय बहुत अच्छा है किसानों के लिए, गांव के लिए, क्योंकि अब गांव आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और देश आत्मनिर्भर होगा। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और की बात आ रही है, मूंग की फसल काट चुके हैं किसान लेकिन बिक नहीं पा रही है। नहीं, खूब बिक रही है। देखिए डैम का पानी छुड़वा दिया, उसके कारण 3000 करोड़ की मूंग हरदा और होशंगाबाद में हो गई है। जितने का खरीदी कब से शुरू होगी? इसमें सैकड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया, हजारों को। खरीदी कब से शुरू? और खरीदी के लिए हमने प्रस्ताव दिया। आज कैबिनेट की बैठक होना थी हमारी मंत्रिपरिषद की, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से साथ चर्चा करूंगा और पंजीयन कराना शुरू करेंगे और हम खरीदेंगे। निर्णय हमने चर्चा कर ली है। चने का भी आज आखिरी दिन था, उसको भी बढ़ा दिया है। पूरा चना खरीदेंगे, एक एक दाना किसानों को जितना पंजीयन हुआ है। अंतिम सवाल, टिड्डी दल आज भोपाल आ चुका है, मंत्रालय में भी, बल्लभ भवन, विधानसभा और अब पूरे शहर में दिखाई दिया। देखिए ये टिड्डी दल 27 साल बाद अरब देशों से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, राजस्थान से मंदसौर, नीमच, मंदसौर, शाहजहाँपुर होते हुए हरदा और ये गया। लेकिन पहली बार प्रशासन, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर और सब ने सक्रिय रहे, कोई नुकसान नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत मामूली पत्तियां खाई, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तो फसल है नहीं, आया हुआ है, लेकिन इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं और ये बारिश के अंदर अंडे दे देगा तो ज़्यादा आगे नुकसान करेगा, इसलिए हम चिंतित हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त अलर्ट है और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कृषि मंत्री कमल पटेल जी का दावा है कि अब अगले साल वेयर हाउस इतने बन जाएंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, जो किसानों को फायदा मिलेगा, उससे अगली साल से गेहूँ गीला नहीं होगा, किसानों का एक एक दाना सुरक्षित हो सकेगा। दूसरा, मूंग की खरीदी को लेकर अभी सरकार स्तर पर चर्चा चल रही है। जल्दी ही उन्हें भरोसा है कि जल्दी ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और सरकार का एक एक दाना खरीदा जाएगा। टिड्डी दल को लेकर निश्चित तौर से उनका कहना है कि टिड्डी दल बहुत कम नुकसान कर पा रहा है और सरकार सतर्क है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। राजस्थान में किसानों ने चना और सरसों की सरकारी खरीद बढ़ाने की मांग की है।
अशोक गहलोत को लिखे पत्र में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कल उत्पादन के 15% चना और सरसों को खरीदने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट के समय किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार को कुल उत्पादन में से कम 50% चना और सरसों खरीदना चाहिए। चना और सरसों की संपूर्ण खरीद करें। जब तक संपूर्ण खरीद नहीं हो तब तक राज्य सरकार के पत्र के अनुसार केंद्र को कम से कम 50% उपज की खरीद करनी चाहिए। कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की समस्याओं को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में सबसे कम अनाज की खरीद हुई है और किसानों को अब तक अपना पैसा नहीं मिल पाया है। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। हमारे साथ राज्यसभा से सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं कि हमने देखा जो लॉकडाउन और कोरोना की मार पड़ी है किसानों पर भी पड़ी है, तो हरियाणा के किसानों को किस तरीके से देखते हैं कि सरकार, क्योंकि अभी ये हर तरीके से मार पड़ी है। गेहूं की खरीद उत्पादन के तुलना में सबसे कम हुई इस सीज़न में, ना पेमेंट टाइम पे हुई ना उठान टाइम पे हुआ। अभी तक 1700 करोड़ का पेमेंट बचा है। पूरे देश में कहीं इतनी कम खरीद नहीं हुई। धान पे सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। हुड्डा साहब के चेतावनी के आंदोलन की चेतावनी के बाद उसको वापस लेने का काम अवश्य हुआ। सरकार के लिए मक्की उगाओ, मक्की पिट रही है। 600-700 में से किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 है। जब तक भावांतर स्कीम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। किसान बैठा है दादरी के अंदर, तोशाम के अंदर। मॉडरेट का जो रेट तय करने का जो फार्मूला आया है, उस फार्मूला नहीं केवल छलावा है। 3 साल तक किसान को भावांतर स्कीम का कोई फ़ायदा लाभ ही नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से ना जो ट्यूबवेल का कनेक्शन की बात थी किसान को, ना वो दिया जा रहा है समय पे, जो मैंने बात उठाई थी बारी बारी। ना किसान की एमएसपी, मुख्य जो है किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान की एमएसपी में इतना कम इजाफा किया गया है, मात्र कुछ पैसे प्रति किलो, 3% क्विंटल पे। तो इतनी कम एमएसपी बढ़ाई गई तो दुगनी जो रेट, दुगना आमदनी का जो वादा था, उस वायदे को, वो वायदा भी छलावा निकला। फिर कहा कि एमएसपी नहीं बढ़ रही तो हम बोनस देंगे। हरियाणा सरकार ने घोषणा करी, मुख्यमंत्री जी ने, वो खुद झूठे साबित हो गए। एक और छलावा, कहा कि बाद में कि हम बोनस नहीं दे सकते। तो किसान कितनी चोट सहेगा आज प्रदेश का? कब तक हम चुप रहेंगे? सरकार किसान के संयम को उसकी कमजोरी मत समझे। धन्यवाद सर। ये थे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कई सवाल हरियाणा सरकार पर उठाए हैं। ऐसे में सरकार को भी देखना होगा कि वो कहां पर विफल साबित हुई है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। लॉकडाउन के साथ शुरू हुई किसानों की परेशानी अभी भी जारी है। किसानों की साग सब्जियों को मंडियों तक फसल पहुंचाने की लागत नहीं निकल रही है। इससे परेशान उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के किसान अब मंडियों में सब्जी ले जाने की जगह अपने खेत पर ही इन्हें बेच रहे हैं। इससे वे ढुलाई का खर्चा बचाने में सफल हो रहे हैं। धीरे धीरे ग्राहक भी अब खेतों से आकर साग सब्जियां खरीदने लगे हैं। ये साथ छोटी छोटी सब्जी लाते हैं हम और यहीं लगा लिया। वहाँ जो है दिक्कत है जाने में, हमें लॉकडाउन लग रहा है और जो कुछ है अपनी थोड़ी सब्जी है, हमें किराया भी वसूल नहीं होता वहाँ तक मुझे तक। और पैसे भी नहीं मिल पाते, सब्जी के नहीं मिल पाते। हम थोड़ी बहुत अद्दी मद्दी यहीं बेच देते हैं। तो खेतों पे ही लगा रखा है? हाँ जी। तो ग्राहक आ जाते हैं सब्जी लेने? आ जाते हैं, छोटे मोटे ग्राहक आ रहे हैं, पूरे ग्राहक नहीं आते। धनिया, पालक, मूली और खीरे वीरे। तो पहले आप अब वहाँ क्यों नहीं ले जाके बेच रहे इसको? मजोले में दिक्कत हो रही है, किराया भाड़ा भी, वहाँ सब्जी बिक नहीं पाती है, हमें लौट के आना पड़ता है। तो फिर यहाँ खेतों पे ही बेच रहे हैं? बेच लेते हैं यहीं पे, खेत में यहीं बेच रहे हैं। क्या करें फिर किसान लोग? तो मंडी क्यों नहीं ले जाती? जब मंडी हमारे तो सामान लिखता ही ना मंडी का। थोड़े बहुत लिख रहे हैं हमारा सामान, तो लाने ले जाने में खर्चा होता है। खर्चा ले जाना, इतने हम बेचेंगे, इतने का हमारा खर्चा हो जाएगा वहाँ का मंडी का ले आने का। असम के तिनसुकिया जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कुएं में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इससे न केवल जीवों के साथ साथ आसपास के चाय और सुपारी के बागों को नुकसान हो रहा है। ये गैस कंडेंसेट के रूप में चाय बागानों और दूसरी फसलों तक पहुंच रही है। कंडेंसेट किसी गैस के पानी के संपर्क में आने से बनने वाला अवशेष है। इसकी वजह से चाय बागानों में पत्तियां पौधों से टूटकर गिर रही हैं। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
देश दुनिया में मशहूर कश्मीरी केसर को बीते महीने जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GIE टैग मिलने से केसर की खेती करने वाले किसान इससे खुश हैं। इससे उन्हें अच्छी कीमत मिल सकेगी। दरअसल किसी जगह विशेष के खास उत्पादों को GI टैग दिया जाता है। इससे इनकी नकल रोकने में मदद मिलती है, यानी कोई भी दूसरी जगह उगाई गई केसर को कश्मीरी केसर के नाम से अब नहीं बेच पाएगा। यानी केसर उगाने वाले किसानों को मिलावट की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। ये GI जो हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया हमारे सैफरान का, इससे तो फार्मर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। हमारा एक अब अपना एक नाम बन गया, नाम बन गया और हमारी जो रेट्स है अब जो फार्मर जो हमारा क्वालिटी ब्रांड होगा अब हमारा, तो उसमें हम अपने जो क्वालिटी के हिसाब से रेट्स फिक्स कर सकते हैं और हमारे मुकाबले में जो भी बाहर का जो अडल्ट्रेशंस होंगी या बाकी कुछ चीज़ें होंगी वो इससे सब कुछ बाहर हो जाएगा। इसमें ग्रोवर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ जाएगा, क्योंकि अभी जो ज़ाफ़रान ग्रोवर का ज़ाफ़रान है वो खुद मतलब उसमें मिडल मैन का अब नहीं रहेगा, मिडल मैन कोई नहीं आएगा। उसका ज़ाफ़रान डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा और वहाँ पे इसका जो रेट्स पहले आ रही थी रेट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा GI सर्टिफिकेट से इसका। यहाँ जिनको ज़मीन ही नहीं है वो भी ऐसे डीलर बन गए थे, अब हमें उनसे डीलरों से मतलब नहीं है, कोई भी ले सकता है, लेकिन उसको पहले प्रूव करना है कि मैंने किस फार्मर से ये खरीदा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोग बाहर निकलने यहाँ तक कि साग सब्जी की खरीदारी करने से डर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान साग सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं हुई। कैसे ये मुमकिन हुआ, देखिए चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। लौकी, बैंगन, करेला, टमाटर से लेकर खरबूजे और अमरूद तक ये फल सब्जियां किसी के खेत में नहीं बल्कि छत और घर के आंगन में लगी हैं। बागवानी की ये तस्वीर है चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में रहने वाली सीमा शर्मा के घर की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बचे वक्त को इन ऑर्गेनिक साग सब्जियों को उगाने में इस्तेमाल किया और उन्हें इसमें सफलता मिली। 2-3 महीने के दौरान समय भी था और खुद करने का भी मौका मुझे मिल रहा था, और मैं वैसे भी एक किसान की ही बेटी हूँ और शायद मेरे अंदर ये उगाने का मेरे खून में है। और मुझे उसकी कहना इतना अच्छा लगता है कि अगर तुम घर में अपनी सब्जियाँ खुद लगा सकते हो और तुम्हें पता है तुम क्या खा रहे हो। तो मैंने शुरुआत तो पहले सिर्फ पत्तों के साथ की, जो सैलड लीव्स होती हैं, तो क्योंकि मुझे लगता है कि पत्ते पता नहीं किस पानी में कहीं कोई भी कहीं पे भी उगा देता है। तो मुझे सबसे पहले मेरी शुरुआत सैलड लीव से ही हुई। जैसे सर्दियों में मैं अपनी पालक, मेथी, आपकी लेटस और आपकी ये रॉकेट लीव्स, केल, सब कुछ मैं यहाँ ऊपर ही उगाती हूँ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और ताकि मुझे बाहर से लेना ही ना पड़े। ये भी मेरे घर की ही अपने टेरेस गार्डन के लिए ऑर्गेनिक खाद को सीमा घर पर ही बनाती हैं। इसमें किचन से निकला ऑर्गेनिक कचरा शामिल होता है। इसके अलावा टेरेस गार्डन से निकलने वाला कूड़ा भी कुछ दिनों में अच्छी खाद बन जाता है। वो फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए ऑर्गेनिक कीटनाशक जैसे राख, लस्सी और नीम के तेल का इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो मेरा सॉइल मीडियम है, मेरी अपनी मैन्योर है जो मैं नीचे अपने किचन वेस्ट से बनाती हूँ, और उसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिक्स की है। जो मैंने वो भी एक ऑर्गेनिक फार्मर ही हैं, उनसे मैं लेती हूँ। उनका फार्म इधर मुल्लापुर से है, पर फॉर्चुनेटली लॉकडाउन बंद होने से पहले मैंने उनसे 4-5 बोरियाँ मंगवा के रखी हुई थी, तो थोड़ा सा वो लिया। इनफैक्ट मेरे बच्चे भी हैं, वो भी मेरे साथ पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ इन्वॉल्व रहें और देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, कि कहीं ना कहीं तो उनको एहसास हो रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे कीड़ा लग रहा है, जो लग भी सकता है, तो मतलब कि मैं नीम का ऑयल होता है, नीम का ऑयल थोड़ा वाटर में डाला तो डाइल्यूट कर दिया और वो स्प्रे कर दिया। राख है, कोयले की राख है, वो लकड़ी को तुम जलाओ, उसकी जो राख है वो थोड़ा स्प्रे कर दो, वो आपकी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं मैंने सिर्फ वही अपनाए हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। और भी निकल रही है, देखिए। घर में चारों तरफ हरियाली और साथ में फल सब्जियां, वो भी सेहत वाली। ऑर्गेनिक खेती में सीमा शर्मा को मिली इस सफलता ने आस पड़ोस के लोगों को भी
टेरेस गार्डन की तरफ प्रेरित किया है। और मैं काफ़ी अपने नेबरहुड में भी बांट चुकी हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ये मैंने किया है, मैं काफ़ी आसपास में भी लोगों को इंस्पायर किया है। जैसे मेरे पास एक्सेस था ये हरी मिर्ची का बूटा, तो मैंने अपने जो हमारा सेक्टर 11 का ग्रुप है, मैंने उस पर डाला कि किसी को सैपलिंग्स चाहिए अपने घर में लगाओ, तो मेरे से ले गए, मेरे सारे सैपलिंग्स मेरे फ्रेंड्स ले गए। तो आई एम श्योर एक दूसरे को देख के हम सब इंस्पायर होते हैं। ये उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी कोशिशों से हम न केवल अपने खान पान को बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण को भी सेहतमंद बना सकते हैं। बात करें घर के आंगन की, तो वहाँ पर आपको नींबू, अमरूद, आम, ये तमाम जो फल हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के तहत लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन जो सीमा शर्मा हैं, जो हैं, जो किसान की बेटी हैं, उन्होंने एक मिसाल इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच, कोरोना महामारी के बीच कायम की है। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।